चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करेंट। और इस चैप्टर में जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और इसी में से सारा कुछ आएगा। एक बार इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, लिख करके देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़। तो जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर हो, डायनेमो हो, इनका जो प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। यहाँ पर केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। यदि आपको पूरे क्वेश्चन समझना है, देखना है, आंसर इनका सबका चाहिए, तो आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको नोट और जो हैं क्वेश्चन बैंक, टॉपिक वाइज वीडियो, ये सब मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ मेड लेमिनेटेड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ। तो ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड बनाया जाता है एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड टू होम्स इन इंडिया। तो ये 50 हर्ज होती है इलेक्ट्रिक करंट या अल्टरनेटिंग करंट की इंडिया में। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमेशा सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं प्राइमरी कॉइल से। तो यहाँ प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, लेस एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। फिर है क्वेश्चन, द करेंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम इज़ कॉल्ड। तो डायरेक्शन जिसका चेंज नहीं होता टाइम के साथ वो होता है डायरेक्ट करेंट। फिर है द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस विथ टाइम। तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट फिल करना है। फिर 6 नंबर में देखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0। अब यहाँ क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट पेयर या मैच द कॉलम। तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है ये होती है I0/√2। ये पीक वैल्यू को 1/√2 होती है। इसके बाद यहाँ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको तो वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटर को C से लिखते हैं तो ये 1/ωc हो गया। फिर ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये होता है ωL, ये कॉइल के लिए होता है। फिर यह इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, तो इससे मिलाएंगे इसको E से। फिर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये है 1/2π√LC। फिर इसके बाद क्यू फैक्टर है, तो ये क्यू फैक्टर यहाँ पर A नंबर में है 1/R√L/C। फिर यह है यहाँ पर एवरेज पावर इन AC, तो ये फार्मूला होता है, ये देखिए, PAV = VRMS × IRMS × cos phi। अब यहाँ क्वेश्चन है 1 सेंटेंस आंसर में, और आपको ये समझना है कि ये जो 1 मार्क्स के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 1 सेंटेंस में, हो सकता है ये ऑप्शन वाले में आ जाए, मैच द कॉलम में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ट्रू और फॉल्स में आ जाए। तो आपको इस हिसाब से समझना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए तो आपसे बन जाए। तो यहाँ क्वेश्चन है, राइट द SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस की SI यूनिट है ओम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जो आप फार्मूला जानते हैं कैपेसिटी रिएक्टेंस का, XC = होता है 1/ωc। तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 होती है। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा,
और इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट करंट के लिए इन्फिनिटी होती है। फिर यहाँ 5th नंबर का क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। इसके बाद यहाँ 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो वहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द करंट। तो जो करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है वो स्टेप डाउन होता है। ये वोल्टेज को तो डाउन करता है पर करंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। व्हिच ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस वोल्टेज, अब वोल्टेज को इंक्रीज करने वाला तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ऑकर्स। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कब होता है, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल। जब दोनों इक्वल होंगे इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब रेजोनेंस होगा। अब यहाँ 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज अ कैपेसिटर कम्प्लीटली स्टॉप डायरेक्ट करेंट। तो कोई कैपेसिटर जो है डायरेक्ट करंट को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, क्या रीज़न है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट इज़ ज़ीरो, ड्यू टू हिज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स इन्फिनाइट। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है ज़ीरो होती है। फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा को 2π/न्यू सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। रिएक्टेंस का मतलब एक तरह का रेसिस्टेंस है। जब रेसिस्टेंस इन्फिनाइट होगा तो करंट तो बहेगा ही नहीं, तो यहाँ पर करंट स्टॉप हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, वाई कैन नॉट ए ट्रांसफार्मर बी यूज्ड इन डायरेक्ट करंट। तो हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट में यूज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर कॉइल्स कैन नॉट बी चेंज्ड विद डायरेक्ट करंट। तो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल होती है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्ट करंट से चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम डायरेक्ट करंट का वो ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट में यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, इन सिविल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो करंट होता है हम अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड बाय द ट्रांसफार्मर विथआउट एनर्जी लॉस। तो हम जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के यूज से, और इंक्रीज डिक्रीज करने में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अब यहाँ है, व्हाट इज़ पावर फैक्टर। द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस एंड इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। तो ये cos फाई इक्वल टू R/Z है। R का मतलब रेसिस्टेंस है, Z का मतलब इम्पीडेंस है। तो रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो रेशियो होता है वही पावर फैक्टर होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ √2 इज़ फ्लोइंग इन ए वायर, व्हाट विल बी इट्स पीक वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए IRMS इक्वल टू I0/√2 है। तो यहाँ पर I0 हमको फाइंड करना है, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो I0 इक्वल टू IRMS√2 हो गया। यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया है ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू IRMS वैल्यू है। तो इसकी जगह पर √2 लिखेंगे, ये √2 ये वाला और ये फार्मूले का √2। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो पीक वैल्यू हो जाएगी वो I0 इक्वल टू 2A हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटलेस करंट। तो चलिए वाटलेस करंट को समझते हैं। इफ़ देयर इज़ ओनली प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, then the phase difference between the voltage and the current is 90 degree.
In this case, the average power consumption of the circuit is 0. Hence, the current flowing in the circuit is called wattless current. तो आप जानते हैं यदि इंडक्टेंस हो या कैपेसिटर हो, अल्टरनेटिंग करंट में जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज़ डिफरेंस होता है 90 डिग्री होता है, जिससे उसमें एवरेज पावर का कंजप्शन ज़ीरो हो गया। जब पावर का कंजप्शन ज़ीरो हो गया फिर भी उसमें करंट फ्लो होता है, उस करंट को हम वाटलेस करंट कहते हैं। तो ये फार्मूला है PAV=VR/MS इंटू IR/MS कॉस फाई होता है। यहाँ फाई की वैल्यू 90 होती है, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, तो एवरेज पावर ज़ीरो है। और इसमें इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा उसे वाटलेस करंट बोलेंगे। अब चलिए यहाँ पर डिफरेंसेस लिखने के लिए है अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में। ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स जैसे भी आए उसके हिसाब से आप जो है डिफरेंस लिखिएगा। 2 मार्क्स का है तो मिनिमम 2 लिखना है, 3 मार्क्स का है तो मिनिमम 3 लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देखिए, इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम। इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड विथ टाइम बट मैग्नीट्यूड में चेंज और रिमेन कांस्टेंट। तो डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता है, पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। इसमें ट्रांसफार्मर्स कैन बी यूज्ड इन दिस अल्टरनेटिंग करंट में हम यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर्स कैन नॉट बी यूज इन दिस, इसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते हैं। इट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्ट, और इसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थर्मल इफेक्ट पर वर्क करते हैं, क्योंकि ये थर्मल इफेक्ट ही डालता है। इट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक और थर्मल इफेक्ट, ये दोनों में हो सकता है, हर तरह का इफेक्ट डालता है। अब ये जो है मोर डेंजरस होता है अल्टरनेटिंग करंट और रिलेटिवली लेस, तो इसके रिलेटिव ये थोड़ा सा लेस डेंजरस होता है। फिर यहाँ है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंसेस हैं, और ये 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो क्या है, इट रिड्यूसेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। स्टेप डाउन है, वोल्टेज को डाउन करता है। स्टेप अप, इट इंक्रीजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हम करंट की बात करें तो करंट उल्टा करता है, ये जैसे वोल्टेज को तो रिड्यूस करता है पर करंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा इट इंक्रीजेज द इन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट और इंटेंसिटी ऑफ द करंट। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अब यहाँ पर है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन प्राइमरी कॉइल। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से लेस हैं, और इसमें द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन द प्राइमरी कॉइल। द कम्यूटेशन रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़ लेस देन 1। इसमें जो कम्यूटेशन रेशियो और ये हम कह सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो मोर देन 1 होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 11,000 वोल्ट टू 440 वोल्ट। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 8,000 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो चलिए जो हमारे पास नोन वैल्यू हैं पहले उसको नोट करते हैं। ये जो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है 11,000 वोल्टेज है, उसको लिख लिए। सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो 440 है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में 8,000 है। जो फार्मूला होता है ES/EP=NS/NP, IP/IS होता है, तो इसमें करंट तो है ही नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ES की वैल्यू पुट कर दिया, EP की वैल्यू, यहाँ NS की जगह NS और यहाँ NP की वैल्यू। अब 8,000 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर 440/11,000 इंटू 8,000 आएगा। ये 3030 से काट देंगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 टन सेकेंडरी कॉइल में होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब इट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स।
तो चलिए पहले टाइप्स देना है, स्ट्रक्चर बताना है, प्रिंसिपल्स बताना है। तो जनरली हम टाइप्स और प्रिंसिपल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ए डिवाइस विच रिड्यूसेस और इंक्रीजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करता है, वही तो ट्रांसफार्मर है। इसके दो टाइप्स हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करता है। नाम में स्टेप डाउन है, इसका डाउन नाम ही है। इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब यहाँ पर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो चलिए प्रिंसिपल और वर्किंग है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करता है। डेफिनीशन लिखना चाहें थोड़ा सा लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, इट चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। तो अल्टरनेटिंग करंट और में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इससे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस है। यहाँ पर हम ये डायग्राम बनाएंगे। ये सेकेंडरी कॉइल में कम है, मतलब ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके नीचे आप लिख देंगे स्टेप डाउन। और इसमें सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपको ये भी लिख देना है। पी का मतलब प्राइमरी कॉइल, एस का मतलब ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको थोड़ा इसका न्यूमेरिकल देखना है। तो देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ns एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंड टू इट इज़ डी फाई, देन द अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ। तो हम जानते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। बस ये सेकेंडरी कॉइल के लिए है, तो ES इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। एन एस नंबर ऑफ टर्न्स है, इस तरह से कर लिए। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज NP एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंड टू इट इज़ डी फाई, देन द अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ। वही चीज़ है, बस इसमें यस की जगह पी लिख देना है, ये पी लिख देना है, ये पी देना है। तो ये प्राइमरी कॉइल का बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड को फर्स्ट से हम डिवाइड कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। ये देखिए ES अपॉन EP जब हम डिवाइड करेंगे तो दोनों ये डी फाई अपॉन डी टी और माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये आ जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ पर नहीं लिखा है, आप डायरेक्ट लिख देना है। अब यहाँ पर इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज़ निग्लिजिबल, तो ES को हम वोल्टेज के इक्वल मान सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये प्राइमरी का वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ES की जगह क्या लिख देंगे? ये ES की जगह मतलब एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं VS अपॉन VP इक्वल टू क्या हो जाएगा? NS अपॉन NP। और इसको मैं थर्ड इक्वेशन कर दूंगा। तो एक स्टेप लिख लीजिएगा आप, इसके बाद ये वाला हो जाएगा। अब पावर हमको निकालना है, तो यदि एनर्जी लॉस नहीं है, देन पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू द पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो पावर का फार्मूला VI होता है। एक बार SS लगा के लिख देना है, एक बार PP लगा के लिख देना है। अब यहाँ पर हमको VS अपॉन VP निकालना है ना, VS अपॉन VP। तो ये हो जाएगा IP अपॉन IS। ये मेरा फोर्थ वाला हो गया। ये थर्ड वाला आप इसके बाद ये लिखने के बाद ये लिख लेंगे ना। तो इसमें जो है हमको फाइनली ये आ जाएगा VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS। यही जो है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। अब चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर एंड राइट इट्स यूजेस। तो यूजेस को नहीं देखेंगे, एनर्जी लॉस को देखते हैं और कैसे एनर्जी लॉस को हम रिड्यूस करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल्स और कॉपर लॉस इसको बोलते हैं। ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी। तो हर कॉइल में, हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो कॉइल भी तो कंडक्टर ही है, उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस की वजह से थर्मल एनर्जी के रूप में लॉस होता है। तो अब क्या करना चाहिए? टू रिड्यूस दिस लो वोल्टेज कॉइल शुड बी मेड ऑफ थिक वायर्स। तो इसमें जो लो वोल्टेज की कॉइल होती है उसको हमको मोटा बनाना चाहिए, थिक लेना चाहिए। फिर है मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस या मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज।
तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू पुअर डिज़ाइन ऑफ द कोर एंड एयर गैप्स ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल इज़ नॉट एबल टू लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। तो जो भी प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं हो पाता, तब हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, टू रिड्यूस दिस द कॉइल्स आर रैप्ड ओवर ईच अदर। तो हमको कॉइल को एक दूसरे के ऊपर रैप करके लगाना चाहिए, लपेटना चाहिए उनके एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद थर्ड लॉस है एडी करेंट्स और आयरन लॉस। तो ये क्या होता है, ड्यू टू अल्टरनेटिंग करेंट देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कोर, eddy currents are induced and the core gets heated due to which electrical energy lost as thermal energy। तो अब देखते हैं कि बार बार जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स कोर का चेंज होता है और उसमें एडी करेंट्स हो जाते हैं। एडी करेंट्स एक तरह के इंड्यूस्ड करेंट हैं जिससे कोर हीट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, टू रिड्यूस दिस द कोर्स आर मेड लेमिनेटेड। कोर्स को लेमिनेटेड बनाते हैं, मतलब परत परत करके बनाते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है हिस्टेरिसिस लॉस। ड्यू टू अल्टरनेटिंग करेंट द कोर इज रिपीटेडली मैग्नेटाइज्ड एंड डिमैग्नेटाइज्ड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। आप जानते हैं कोर में हम एसी करंट फ्लो करते हैं, एसी करंट की वैल्यू जो है बार बार चेंज होती है, तो कोर जो है मैग्नेटाइज्ड होता है और डीमैग्नेटाइज्ड होता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, टू रिड्यूस दिस कोर्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो कोर को सॉफ्ट आयरन से बनाना चाहिए। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। एस्टैब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो ये रिलेशन है पी ए वी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई वेयर द साइंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो इस फार्मूले को हमको एस्टैब्लिश करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे, v इक्वल टू वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी। फिर करंट का इक्वेशन लिखेंगे I इक्वल टू आई ज़ीरो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये जो फाई है यहाँ पर फाई लिख देंगे, वेयर फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। अब हमको पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो फार्मूला होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। ये v की वैल्यू यहाँ से हम ये वाली v की वैल्यू उठा करके लिख देंगे और i की वैल्यू ये वाली उठा करके लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पर v नॉट आई नॉट है, ये हम इसको अलग कर लिए, अपॉन में 2 किए हैं तो इनटू में भी 2 कर दिए, मतलब 2 का डिवाइड करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, बाकी ये सारी चीज़ें तो ऊपर से कॉपी कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। आप इसमें ए की जगह पर ओमेगा टी और बी की जगह पर ओमेगा टी माइनस फाइव रखेंगे और ये सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। एक स्टेप आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अब हमको ये जो पावर निकाले हैं ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है, लेकिन हमको एवरेज पावर चाहिए। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इन कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो, हैंस द एवरेज पावर। तो जो इसकी वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू ये ज़ीरो होती है, तो हमारे पास ये भर बचता है। ये जो बचा हुआ है रेस्ट पार्ट है वो लिख देते हैं 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम ऐसे √2 और √2 दो बार लिख सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब v0/√2 वी आर एम एस होता है, I0/√2 आई आर एम एस होता है इंटू कॉस फाइव। तो इस तरह से एवरेज पावर हो जाएगा ये। इस ईयर के लिए ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 है। व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट हैज़ इंडक्टर L, कैपेसिटर C एंड रेसिस्टेंस R, ये LCR सर्किट है, देन एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
जो इसमें आएगा वो अपन को लिखना है। यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये L है, C है, R है, इनका वोल्टेज VL, VC और ये वोल्टेज VR है। यहाँ पर ये पूरा अच्छे से कनेक्ट कर देना है। इसमें अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है। यहाँ पर इसका फेज़र डायग्राम है। इसका जो पार्ट है यहाँ से ये VL माइनस VC, ऊपर जो पूरा है ये VL है और ये जो नीचे तक है ये VC है और यहाँ पर ये VR है और यहाँ पर ये I भी लिख लेना है आपको और ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। यहाँ डैश डैश करके लिखना, ये 5 बाकी तो दिख रहा है। यहाँ पर VR का मतलब वोल्टेज अक्रॉस रसिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और ये जो V है ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। फाई जो है फेज डिफरेंस है। तो इस तरह से हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। एक बार हमको सर्किट डायग्राम और एक बार फेज डायग्राम के बारे में यहाँ पर वर्ड्स बनाना है। Let us assume that inductor L, capacitor C and resistance R are connected in series to an alternating source whose equivalent is। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका ये नहीं लिखेंगे, सोर्स ये भी लिख देंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, ये वैल्यू लिख देंगे। ड्यू टू करेंट द वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर इज़ 90 डिग्री लीडिंग। तो जो इंडक्टर का वोल्टेज है 90 डिग्री करंट को लीड करता है। द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 90 डिग्री लैगिंग, ये उससे पीछे कर चलता है। द वोल्टेज ऑफ रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये इंडक्टर का वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री करंट से और ये इसका वोल्टेज लैग कर रहा है और जो इसका है ये करंट के साथ ही है। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर हमको फेज़र डायग्राम से ये फार्मूला अपना लेना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इफ़ द रिजल्टेंट वोल्टेज इज़ V देन फ्रॉम द फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम से देखिए यहाँ पर ये V हो गया ये। अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बेस है ये VR है, तो यहाँ पर VR का हम लिख दें ये V स्क्वायर R। इसी तरह से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है VL माइनस VC है तो VL माइनस VC होल स्क्वायर। और यहाँ पर V का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर यहाँ लगा के रूट लगा दिए हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं। अब VR की वैल्यू देखिए, VR की वैल्यू क्या होती है IR। तो यहाँ पर IR लिख दिए हैं, स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर कर देंगे। ये VL की वैल्यू क्या है IXL, तो यहाँ पर IXL और ये जो VC की वैल्यू है IXC तो IXC ये लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए इसमें भी I है, इसमें भी I है, ये इस I है, ये स्क्वायर ही है तो I स्क्वायर कॉमन होगा, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो I हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो ये आ गया ये जो है रिजल्टेंट वोल्टेज है और जो वैल्यू हम यहाँ यूज किए हैं उसको हम लिख देंगे। एक चीज़ और समझना, XL की वैल्यू ओमेगा एल और XC की वैल्यू 1/ओमेगा c है। आगे अभी हम पुट करेंगे। अब हमको इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस में कुछ नहीं है, V को अपॉन में लिख देना है यहाँ। तो देखिए V अपॉन I हो गया। तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखा था ये देखेंगे, ये ओमेगा एल तो यहाँ लिख दिए तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, बाकी सारी वैल्यू को ऐसे केवल I को अपॉन में करना है। अब जानते हैं V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर यदि मैं V अपॉन I कर दूँ तो ये किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया, रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर V अपॉन I की जगह पर हम रेसिस्टेंस ना लिख करके Z लिख दिए हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस का रोल इम्पीडेंस करता है तो इस तरह से इम्पीडेंस का फार्मूला हो गया वेयर Z इज़ इम्पीडेंस। फिर हमको निकालना है फेज डिफरेंस। इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड द करेंट इज़ फाई, यहाँ पर इस तरह का साइन नहीं है, इस तरह से फाई बना लेना है। देन फ्रॉम द फेज़र डायग्राम, तो फेज़र डायग्राम से हम टेन फाई निकालेंगे तो टेन फाई इक्वल टू आप जानते हैं बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस फार्मूले में ये है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है VL माइनस VC और बेस क्या है VR है। यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो ये है परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये है बेस की वैल्यू। अब
वी एल को हम लिखेंगे आई एक्स एल, वी सी को लिखेंगे आई एक्स सी, इसको वी आर, आई आई कॉमन होगा तो कैंसिल कर देंगे। एक्सएल की वैल्यू यहाँ आई कैंसिल हो जाएगा सब, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, और यहाँ आर है। अब यहाँ पर ये 10 को भी हम यदि ट्रांसपोज कर देंगे तो 10 इनवर्स ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, ये जितना भी लिखा है सब इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये जो है फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इफ़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल देन द इम्पीडेंस इज़ मिनिमम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये इक्वल है, तो यहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो कभी कभी रेजोनेंस ही पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो देखिए एक्सएल माने हो गया ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, एक्सी की 1/ओमेगा सी है। ओमेगा को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, एल को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एल सी हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख देंगे, न्यू इक्वल टू 2 पाई को अपॉन में कर देंगे तो 1/√LC हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ कुछ कभी कभी स्पेशल केसेस पूछ देता है, ओमेगा एल 1/ओमेगा सी यदि इक्वल हो, या ऐसे भी लिख सकता है एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो, तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा। फिर यहाँ पर यदि एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है, या इस तरह से लिख दे वही चीज़ है, देन इंडक्टिव प्रॉपर्टी डोमिनेट्स। एक्स एल माने इंडक्शन है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा होगी। फिर यदि यहाँ एक्स एल लेस देन एक्स सी है, तो यहाँ पर एक्स सी ज़्यादा है, मतलब कैपेसिटिव प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी, उसमें वो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार लगा के देख लीजिएगा, इसी की प्रैक्टिस करना है, यही एग्ज़ाम में आएंगे। और आप एल के फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके आपको नोट्स और क्वेश्चन बैंक और वीडियो सारा कुछ उसके अंदर मिल जाएगा।